हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा उत्प्रेरक और उत्प्रेरण तथा उनके प्रकार। तो अब आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है बेटा मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। कहने का मतलब हुआ उत्प्रेरण या उत्प्रेरक की क्रियाविधि, कैसे उत्प्रेरक कार्य करता है। ठीक है, मैकेनिज्म मीन्स कार्यविधि। उत्प्रेरक किस प्रकार किसी अभिक्रिया पे कार्य करता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां हेडिंग लिख लेंगे बेटा उत्प्रेरकों की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। तो बेटा हमने अगर हम देखें तो जो हम उत्प्रेरक जितने प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करते हैं वो दो तरह के हैं। एक उत्प्रेरक हम प्रायः देखते हैं समांगी और एक देखते हैं विषमांगी। तो समांगी किस आधार पर कार्य करता है, समांगी की क्रियाविधि क्या होगी और विषमांगी की क्रियाविधि क्या होगी, आज हम सब ये जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा समांगी के लिए। जैसे मान लीजिए हम समांगी उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे हैं। अब समांगी उत्प्रेरक जान गए, समांगी उत्प्रेरक यहां हम लेंगे क्या बेटा, एक सिद्धांत था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, उत्प्रेरकों की माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, ये समांगी के लिए होगा बेटा। तो यहां लिख लेंगे जो पहला हम उनको पढ़ाएंगे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इंटरमीडिएट जिनको कहते हैं बेटा। अब देखो इसको हम समझाएंगे एक अपक्रिया से। तुमको मान लेते हैं एक अपक्रिया है, अभिक्रिया है बेटा एक अपक्रिया है ए और बी, ये दोनों क्या हैं अभिकर्मक। ए और बी बेटा दोनों क्या हैं अभिकर्मक। इसमें हमने सी, ये है कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक मिला दिया और यहां बन गया उत्पाद बेटा AB+C। ऐसा हम जानते हैं ये बन गया उत्पाद और ये बेटा उत्प्रेरक। जैसा कि हमने कल पढ़ा है या पिछले वीडियो में कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। हालांकि हम बढ़ाने वाला ज़्यादा देखते हैं, तो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं अक्रिया के अंत तक कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अक्रिया में भाग तो लिया, दोनों को जोड़ दिया और अपना खुद क्या हो गया अलग। तो ये अक्रिया सीधे नहीं हुई होगी बेटा, सीधे अक्रिया ये नहीं हुई होगी। तो ये अक्रिया कैसे हुई होगी ये यहाँ सिखाएगा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो हम इस अक्रिया को, ये होगी बेटा दो चरणों में। तो हम प्रथम चरण में देख लेते हैं। प्रथम चरण में यहीं से इसकी हम परिभाषा लिख देंगे। प्रथम चरण में क्या हुआ होगा बेटा, A प्लस सी। देखो A+C यहां बनाएंगे बेटा
AC। द्वितीय चरण में देखते हैं, अभी समझा रहे हैं एकदम विधिवत। द्वितीय चरण में बेटा क्या होगी, यही जो AC है इसने क्रिया की होगी B से। देखो इसको हम बोलेंगे माध्यमिक यौगिक, ये बेटा माध्यमिक यौगिक, जहां केवल समझना है और फिर क्या होंगे A और B जो हमने बताया था बेटा बनेंगे क्या, उत्पाद या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और C जैसा का तैसा फिर क्रिया से बाहर। तो यहां से हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, या इस सिद्धांत के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा कि अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकर्मकों में से, अब जरूरी नहीं था बेटा इसने ये C को ही लेगा यहाँ पर, A को ही लेगा, ये B को भी ले सकता है, B से भी क्रिया कर सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में अभिकर्मकों में से किसी अभिकर्मक से ये उत्प्रेरक जुड़ जाता है, और जब जुड़ता है तो अनस्टेबल कंपाउंड जिसको कहते हैं मध्यवर्ती, ये माध्यमिक यौगिक या मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, जो थोड़े समय के लिए बनता है। वही मध्यवर्ती यौगिक अब दूसरे से दूसरे रिएजेंट या अभिकर्मक से क्रिया करेगा और बना लेगा क्या, उत्पाद। इसको कहते हैं हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो यहाँ अगर इसके बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी प्रयुक्त अभिकर्मक में से किसी अभिकर्मक से क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, और जो क्या है अस्थायी यौगिक है, जो पुनः दूसरे मतलब एक से क्रिया किया होगा, जो पुनः दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, और उत्पाद बनाने के बाद क्या होगा, उत्प्रेरक फिर जैसे का तैसा बाहर निकल जाता है। तो ये सिद्धांत को कहते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा, ये केवल तुम्हारे क्या था समझने के लिए, ठीक है बेटा। हम इसका एक अभी उदाहरण और बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब ये उदाहरण लिखा है तो इसके हिसाब से हम इसकी क्या लिख लेंगे, इस सिद्धांत का जो मेन उद्देश्य क्या है कि ये कैसे कार्य करता है उत्प्रेरक, यहाँ पर क्या है मध्यवर्ती यौगिक, ये सब जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार आप पहला पॉइंट लिख देंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों में से किसी एक अभिकर्मक से उत्प्रेरक क्रिया कर लेता। ये समझ में पॉइंट आ गया होगा। हमने बताया कि दो से अधिक भी अभिकर्मक हो सकते हैं, तो बेटा उन अभिकर्मकों में से किसी एक अभिकर्मक से या दो अभिकर्मक से, भाई ज्यादा होंगे तो दो अभिकर्मक को भी अपने आप में जोड़ सकता है, उनसे वो क्रिया कर लेता है और परिणाम स्वरूप क्या बेटा बना देता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, कर लेता है।
अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बेटा बना लेता है? एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है, जो क्या होता है बेटा? जो अस्थाई होता है, जो अस्थाई होता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, यही अस्थाई यौगिक अब दूसरे अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है, दूसरे अभिकर्मक से क्रिया, यह लिख देते हैं क्या? क्रिया करके बेटा लिख देना है, उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है तथा स्वयं अपरिवर्तित रहता है। बस सारे के सारे पॉइंट इसमें हमने समायोजित कर दिए। क्या था? किसी रासायनिक अपक्रिया में हमने बताया ए बी कोई अभिकर्मक थे, उनमें से ए बी में से किसी एक अपकर्मक से उत्प्रेरक ने क्या कर लिया बेटा? क्रिया कर लिया। क्रिया करके परिणाम स्वरूप क्या बना दिया? मध्यवर्ती यौगिक। यही है मेन पॉइंट, तो यही है बेटा, का निर्माण करता है, जो रासायनिक रूप से क्या होता है? अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको भी दूसरे अभिकर्मक के पास भी जाना है और उत्प्रेरक को क्या करना है? बाहर भी करना है। तो क्या फिर क्या बताया है? यही अस्थायी यौगिक अब दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा स्वयं यही अस्थायी यौगिक अब दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके तथा स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अब यही यौगिक अस्थायी यौगिक अब दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा क्या था बेटा यहाँ पर? तथा उत्प्रेरक को अपरिवर्तित अवस्था में बाहर कर देता है। कहने का मतलब कर देता है या फिर खुद वो हो जाता है, उत्प्रेरक खुद बाहर निकल जाता है। यदि किसी क्या लिखा? यही अस्थायी यौगिक अब दूसरे अभिकर्मक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक को अपरिवर्तित अवस्था में बाहर कर देता है। ये था तुम्हारा माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये लिख लो। उसके बाद हम तुमको इसका एक उदाहरण लिखवा देते हैं। ठीक है, चलो ठीक, ये हो गया बेटा तुम्हारा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कक्षा 10-11 में हम लोगों ने पढ़ा है ग्लूकोज
और सल्फ्यूरिक अम्ल के ग्लूकोज नहीं बेटा, एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा विभिन्न तापों पर होने वाली अपक्रिया और इनसे बनने वाले उत्पाद। तो यहाँ हम समांगी के लिए बता रहे हैं बेटा, तो हम पहले लेते इसके उदाहरण में लिख लेना बेटा एग्जाम्पल में, कैसे कौन सा मध्यवर्ती यौगिक होगा। तो जैसे एक अपक्रिया है, हमने लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल के आधिक्य में होगी। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल के ही दो अणु हैं, A और B, और उसमें हमने मिला दिया बेटा क्या है, कंसंट्रेट H2SO4। अब देखो क्या बनेगा, C2H5HSO4 और यहां से निकल जाएगा H2O। इसको कहते हैं बेटा एथिल हाइड्रोजन और क्या, सल्फेट। हम कहते हैं इस क्रिया में बनेगा बेटा ईथर, डाईएथिल ईथर। लेकिन डाईएथिल ईथर बनने से पहले अपक्रिया में थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं ये, जिनको हम नाम देंगे माध्यमिक यौगिक। अब यही माध्यमिक यौगिक जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थे वो तुरंत ही चेंज हो जाएंगे किसमें, उत्पाद में, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी है। तो हमने बताया था, मान लीजिए हम इन्हीं के दो अणु मान लेते हैं, तो C2H5HSO4 ये फिर क्रिया करेगा C2H5OH से, क्योंकि हमने माना था कि इन्हीं के दो अणु हैं A और B। मान लेते इसको A है, ये क्या है बेटा C, और ये बन गया क्या AC, ठीक है, ये AC बना है। AC फिर क्रिया करेगा, दो अणु थे इसके A और B, इसके दूसरा भी अणु रहा होगा B, क्योंकि इसके आधिक्य में हो रहे हैं। तो पहले अणु से क्रिया करेगा A से, तो ये बनाएगा, और फिर यदि दूसरे अणु से क्रिया करेगा तो देखो क्या बनाएगा, क्योंकि हमको समांगी बताना है बेटा, इसलिए हमने यहाँ बताया ये सब क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी लिक्विड होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिक्विड होगा। दोनों क्या है, जब उत्प्रेरक और अपकर्मक दोनों एक जैसे हैं तो समांगी। अब यहाँ देख लेते हैं, एक H इसका इसको मिल जाएगा, जब एक H इसको मिल जाएगा तो ये फिर बाहर हो जाएगा H2SO4, यहाँ बन गया C2H5O C2H5, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। इसको एक H और यहाँ का मिल जाएगा तो H2SO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये बन गया डाई, दो बार क्या है, तो यहाँ देखते दो बार एथिल है, तो डाई एथिल, और ऐसे फार्मूले वाले यौगिक ROR वाले फार्मूले वाले यौगिक कहलाते हैं ईथर। ये बन गया बेटा फार्मूला डाई एथिल ईथर। ये बन गया, इस तरह कार्य करता है उत्प्रेरक, और इस किस सिद्धांत के अनुसार, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार। देखो क्या बना, इसके एथिल अल्कोहल के बेटा दो अणु रहे होंगे, क्योंकि देखो एक यहाँ दिखा रहा है इसने क्रिया किया, एक यहाँ दिखा रहा है, ये क्रिया 140 है। फिर बेटा क्या हुआ, ये A है, ये B है, ये C है, तो हमने बताया माध्यमिक यौगिक AC बनता था पहले जो बताया था, तो ये इनसे जब क्रिया करेगा तो माध्यमिक यौगिक क्या बेटा बनाएगा AC। अब यही AC B वाले से क्रिया करता है और प्रोडक्ट बना देता है AB। कहने का मतलब A और B दोनों जुड़ गए, ईथर बन गया, और C फिर क्या हो गया, बाहर हो गया। ये है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, ठीक है। और माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत के बाद ये तो समांगी की बात हो गई, एक हम बेटा तुमको पढ़ाएंगे बिस्मांगी के लिए। तो चलो ये लिखने के बाद तुम बिस्मांगी लिखवा देते हैं। बिस्मांगी के लिए कौन सा सिद्धांत है, बिस्मांगी उत्प्रेरक में बेटा कार्य करेगा कौन सा सिद्धांत, अवशोषण सिद्धांत। अवशोषण सिद्धांत यहां पर कार्य करेगा बेटा अवशोषण सिद्धांत। अवशोषण,
अवशोषण जानते हो कि किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ आके क्या हो जाए बेटा, चिपक जाए, बस उसी को कहते हैं हम क्या, अवशोषण। अवशोषण नहीं बेटा, यहाँ पर मिल जाएगा अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण है ये। आके चिपकेंगे और उसके बाद क्या होगी, चिपकेंगे जिससे वो उत्प्रेरक होगा। जो अणु आके चिपकेंगे वो अभिकर्मक होंगे, और वो अभिकर्मक क्या होंगे, धीरे 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 चिपकते चिपकते अपनी इतनी सांद्रता बढ़ा लेंगे बेटा कि जब सांद्रता खूब बढ़ जाएगी तो चिपकना बंद, चिपकना बंद, तो जिसकी सतह से जब चिपकना बंद तो सतह फिर बाहर, और वो दोनों क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। सपोज करो ये बेटा कोई क्या है, मेटल है, या कोई क्या है, धातु, ये है क्या, धातु, ठीक, धातु है। इसकी सतह पर ये सब आके क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। चिपक कौन रहा है, ए आ रहा है, और बेटा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये दोनों आके क्या होते हैं, चिपकते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये इनको पहले क्या करेगा, चिपका देगा अपने को, क्योंकि भाई अधिशोषण का मतलब ही होता है कि कोई आके इसे क्या हो जाए बेटा, चिपक जाए। चिपकने के बाद ए और बी दोनों की सांद्रताएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि अब इस, क्योंकि सांद्रताएं कैसे बढ़ेंगी बेटा, इसके दो काम, एक तो चिपकाने का काम, उत्प्रेरक या धातु का काम, ये उत्प्रेरक है, कोई धातु क्या है बेटा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है। तो मतलब ये चिपकाएगा, और चिपकाए के बाद इनका क्या करेगा, इनको फैला देगा, सतह प्रदान करेगा। तो चिपका की सतह प्रदान किया, और सतह प्रदान किया तो दोनों ने क्या कर लिया, परस्पर क्रिया कर लिया, और जब क्रिया कर लिया तो खुद अपना क्या होगा, विशोषित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दोनों क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ तुमको हम परिभाषा समझाने वाले हैं, चलो फिर जल्दी कर देते हैं। अधिशोषण सिद्धांत, दूसरा बेटा क्या था, अधिशोषण सिद्धांत, और ये किसके लिए है, ये है बेटा हमारे विषमांगी उत्प्रेरक के लिए अधिशोषण सिद्धांत। तो यहां लिख लेते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार पॉइंट नंबर 1, किसी उत्प्रेरक से या किसी उत्प्रेरक की सतह से, ये ज्यादा पॉइंट सुटेबल है, किसी उत्प्रेरक की सतह से अभिकर्मक किसी उत्प्रेरक की सतह से अभिकर्मक चिपक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, यहां ध्यान देने वाली बात यही है, ये पहले आएंगे बेटा और चिपकेंगे, अभिकर्मक उत्प्रेरक की सतह से चिपकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अभिकर्मकों की सांद्रता क्या होता है बेटा, अभिकर्मकों की सांद्रता बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, सांद्रता बढ़ने पर अभिकर्मक अणु
परस्पर परस्पर क्रिया कर लेते हैं तथा बेटा क्या होता है, तथा उत्प्रेरक से बाहर हो जाते हैं। उत्प्रेरक से क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर हो जाते हैं। सांद्रता बढ़ने पर अभिकर्मक अणु परस्पर क्रिया कर लेते हैं तथा उत्प्रेरक से बाहर हो जाते हैं। उत्प्रेरक से बाहर उत्प्रेरक से बाहर एक क्या लिखेंगे बेटा, अब अभिकर्मक उत्प्रेरक में परिवर्तित हो चुके होते हैं। किसी उत्प्रेरक की सतह पर अपकर्मक चिपक जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अपकर्मक की सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने पर अपकर्मक और परस्पर क्रिया कर लेते हैं तथा उत्प्रेरक से बाहर हो जाते हैं। अब अपकर्मक उत्प्रेरक, अब अभिकर्मक उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होते हैं। तो देखो यहाँ बेटा होता क्या है, एक उदाहरण, तुम यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, कोई उत्प्रेरक है, ये कैटलिस्ट है, धातु होगा, विस्मांगी है तो धातु होगा, गैसें जुड़ेंगी या लिक्विड जुड़ेगा, कुछ भी, ठीक है। इसको हम मानते बेटा ये क्या है, धातु उत्प्रेरक, यह धातु उत्प्रेरक। इससे आगे क्या हो रही है, कोई गैसेज या लिक्विड इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। हम मान लेते हैं एथिलीन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जब दोनों के बंध बेटा क्या हो जाएंगे, परस्पर ढीले हो जाएंगे या टूट जाएंगे। ये भाई ये दोनों आगे इतने चिपकेंगे कि इसकी सांद्रता, जो उत्प्रेरक की सांद्रता है वो कम पड़ जाएगी अभिकर्मकों से। जब इनकी सांद्रता कम पड़ जाएगी तो पॉइंट नंबर 1 हमने बताया कि इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, इनको बेटा सतह प्रदान करते हैं कि और फैल जाओ। जब ये खूब फैल जाते हैं पूरी सतह पर इनको फैला देता है, फिर क्या करता है, सतह प्रदान, भाई पहले सांद्रता बढ़ी, आगे चिपके, सांद्रता बढ़ी, फिर इनको सतह प्रदान किया। सतह प्रदान करने के बाद इन दोनों की क्रिया करवा दें, मतलब ये खुद क्रिया कर लेंगे। जब क्रिया कर लेंगे तो उत्प्रेरक क्या है, ज्यों का त्यों बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया। तो एक उदाहरण है बेटा लिख देते हैं, जैसे हम एथिलीन की क्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन से और प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। निकिल एक क्या है, सॉलिड या धातु, मेटल जिसको बोलते हैं। ये दोनों गैसेज हैं, एथिलीन भी गैस है, जिसको हम कहते हैं एथीन। एथीन बेटा क्या है, एक गैस है, और हाइड्रोजन भी एक क्या है, गैस, जबकि निकिल क्या है, सॉलिड। ये दोनों बेटा परस्पर क्रिया करके बनाते हैं एथेन। क्या बना देते हैं, एथेन। तो देखो यहाँ पर 3 काम का बेटा मतलब हुआ, ये दोनों आएंगे, पहले चिपकेंगे, चिपकने के बाद ये उत्प्रेरक क्या करेगा बेटा, इनको फैला देगा, सतह प्रदान करेगा। तो पहला काम आके चिपकना, दूसरा काम इनको सतह प्रदान करना, और तीसरा काम इनका त्याग करना। त्याग करने का मतलब अब निकिल जैसे का वैसे फिर पड़ा रहेगा वहीं पर। तो ये हो गए अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार
मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कोई उत्प्रेरक की क्रियाविधि हम कैसे समझाएंगे या कोई उत्प्रेरक क्रियाविधि कैसे करता है, उनके दो सिद्धांत है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा, तो तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ना और इनको क्या है कई बार रट लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले दिन अगली नई टॉपिक के साथ, एक लेटेस्ट टॉपिक होगा।